की हिस्ट्री एजुकेटर। और जैसा कि हम डील कर रहे हैं मॉडर्न इंडिया के साथ, और जिसके लिए हम रेफर कर रहे हैं स्पेक्ट्रम की अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया को। सो हमने हमारे पिछले वीडियो में चैप्टर 3 जो कि था एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया को कंप्लीट कर लिया, और इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 जो कि है इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, एंड दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट फर्स्ट ऑफ दैट। पिछले वीडियो तक हमने ये बात समझ ली कि कैसे यूरोपियंस इंडिया में आते हैं, कैसे वो ट्रेडर्स बनकर आते हैं, लेटर और पॉलिटिकल एम्बिशंस डेवलप होते हैं, हाउ दे वांट टू एक्सपांड कंसोलिडेट देयर कॉलोनीज इन इंडिया, और कैसे इंडिया बन जाता है एक बैटल ग्राउंड फॉर ऑल द यूरोपियन बैटल्स टू बी फॉट ऑन। बट थर्ड चैप्टर के एंड तक हमें रियलाइज हो जाता है कि इन सभी में कौन सी पावर सुप्रीम बनकर उभरेगी, और ऑफ कोर्स वो होते हैं इंग्लिश, ब्रिटिशर्स। सो हमारा ये चैप्टर स्पेसिफिकली डील करेगा कि जो कि अब ब्रिटिशर्स ने अपने राइवल्स को हरा दिया है और दूसरे यूरोपियन पावर्स में इतनी ताकत नहीं बची है कि वो पॉलिटिकल हेजीमनी के लिए ब्रिटिशर्स के साथ और लड़े। तो अब हम देखेंगे कि इंडिया में, भारत में क्या कंडीशन थी, हमारे क्या सिचुएशंस थी जब ब्रिटिश की कॉन्क्वेस्ट, ब्रिटिश का कब्जा भारत पर होने वाला था, उसकी ईव पर, जस्ट एट दैट वेरी मूवमेंट व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडिया। We'll learn about that in our today's chapter. So let's move ahead. India on the eve of British conquest. The first half of the 18th century saw the decline of the mighty Mughals. 18th century जो है उसमें हम देखते हैं कि जो मुगल्स थे, एक वक्त में मिडिवल इंडिया में जब पैन इंडिया एम्पायर था, जिनका भारत के हर इलाके में जिनका कब्जा था, वो कैसे डिक्लाइन होने लगते हैं, वो कैसे गिरने लगती है उनकी एम्पायर। एंड हम रियलाइज करेंगे कि हु हैड बीन द एनवी ऑफ देयर कंटेम्पररीज फॉर ऑलमोस्ट 2 सेंचुरीज। एंड हम देखेंगे द रेन ऑफ औरंगजेब जो कि लास्ट करेगा 1658 से 1707 तक, प्रूव टू सिग्निफाई द बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ मुगल रूल। सी दिस सेंटेंस, हाउ ब्यूटिफुल इट हैज बीन रिटन, कि ये उनके खात्मे की शुरुआत थी। इट इज द बिगनिंग, द एंड ऑफ द मुगल रूल। मुगल रूल की एंडिंग की शुरुआत अगर वो किसी के राज में हुई तो वो होती है औरंगजेब के दौर में। जस्ट अ क्विक रिवीजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग के मुगल्स भारत में कैसे आए थे और किसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी भारत में। सो ऑफ कोर्स वो थे बाबर, जो कि भारत में आते हैं और पहली बैटल होती है पानीपत की, राइट। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर हराते हैं इब्राहिम लोदी को। ओके, इब्राहिम लोदी जो उस वक्त की जो एग्जिस्टिंग लोदी डायनेस्टी थी उसके राजा थे, जो कि दिल्ली सल्तनत का पार्ट थी। ये हम बात कर रहे हैं मिडिवल इंडिया में जब मुगल्स आते हैं, इन्वेड करते हैं, और वो कौन होता है पहला मुगल? बाबर। ठीक है, नॉट कनेक्टेड हियर बट आई जस्ट वांटेड टू गिव यू एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सो हम बात कर रहे हैं कि औरंगजेब के वक्त में हम देखेंगे कि मुगल साम्राज्य जो है अब वो गिरता जा रहा है, घटता जा रहा है। ये आर्ग्यू किया जाता है कि जो औरंगजेब की पॉलिसी थी वो इतनी मिसगाइडेड थी, इतनी बिखरी हुई थी कि इसकी वजह से जो मुगल एम्पायर था वो वीक हो गया और इसकी जो स्थिरता थी, जो स्टेबिलिटी थी, वो ख़त्म हो गई। और कहा जाता है कि इसी का वक्त है जहाँ से डिक्लाइन, जो गिरना शुरू हुआ मुगल एम्पायर का, वो बहुत ही फास्ट हो जाता है। और हम देखते हैं कि औरंगजेब की डेथ के बाद जो वॉर ऑफ सक्सेशन होंगे, यानी जो गद्दी पाने के लिए जो लड़ाई होगी, उसमें जितने भी रूलर्स होंगे सब बहुत ही वीक और इनकॉम्पिटेंट होंगे। मतलब वो लोग डिजर्व नहीं करेंगे टू बी द मुगल एम्परर ऑफ इंडिया। लेकिन हम बहुत सारे वीक रूलर्स देखेंगे औरंगजेब के बाद, लेकिन उनमें से एक जो है उनका नाम है मोहम्मद शाह, जो कि 29 ईयर्स तक
गद्दी पर बैठेंगे और मुगल साम्राज्य को रूल करेंगे। इनका वक्त होगा 1719 से 1748 तक। लेकिन ये भी रिवाइव नहीं कर पाएंगे मुगल एम्पायर को। ठीक है, a revival of the imperial fortunes did not take place as he was, as I have said, incompetent थे, डिजर्विंग नहीं थे। और मोहम्मद शाह का जो रूल है वो विटनेस करेगा बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स का वजूद में आना। जैसे कि हमने सेकेंड कार्नेटिक वॉर के वक्त देखा था कि कैसे हैदराबाद जो है एक इंडिपेंडेंट रूल था। मतलब मुगल एम्पायर में ही आज़ादाना तौर पर छोटे छोटे स्टेट्स उभर कर आएंगे और वो अपना राज करेंगे। और ये सब होगा मोहम्मद शाह के दौर में, जिनमें आएंगे बंगाल, अवध, इवन पंजाब फॉर दैट सेक। बहुत सारे जो लोकल चीफ्स होंगे वो अपनी इंडिपेंडेंस के लिए आवाज़ उठाएंगे। और उसी के साथ साथ हम नहीं भूल सकते मराठास को, who began to make their bid to inherit the imperial mantle। और कैसे मराठा पावर बढ़ती है और कैसे मुगल्स डाउन हिल जाते चले जाते हैं, ये सब हमें मोहम्मद शाह के रूल में देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या चैलेंजेस थे मुगल्स के सामने, ऐसा क्या हुआ कि इतने माइटी एम्पायर, मुगल एम्पायर जो कि मिडीवल इंडिया में पूरे भारत पर कब्जा किए हुए थे, ऐसा क्या हो गया कि वो इतनी जल्दी बिखर गए और इतनी तेजी से उनकी गिरावट शुरू हुई। दो तरीके के हमें चैलेंजेस देखने मिलते हैं। नंबर वन इज एक्सटर्नल चैलेंजेस, जो बाहरी ताकतों की वजह से उन्हें जो डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही थी। देन एक सेकंड होगा इंटरनल चैलेंजेस, यानी उनके खुद के घर में, उनके खुद के एम्पायर में, किंगडम में क्या प्रॉब्लम्स थी। तो हम शुरू करते हैं एक्सटर्नल चैलेंजेस के साथ। अब ये बात समझनी होगी कि जब तक आपको पास इंटरनल स्ट्रेंथ नहीं है, यानी जब तक आपका राजा, आप खुद इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपका अंपायर नहीं टिक सकता। द मुगल्स कुड नॉट पुट टफ फ्रंट अगेंस्ट एक्सटर्नल चैलेंजेस। उनमें इतना इंटरनल स्ट्रेंथ था ही नहीं कि वो आसानी से और एक स्ट्रांगली फाइट कर सके जितने भी एक्सटर्नल चैलेंजेस आए उनको। और ये जो एक्सटर्नल चैलेंजेस थे ये किस सूरत में आए, तो ये सब आते थे इन्वेजन की सूरत में। दैट मीन्स फॉरेन इन्वेडर्स, मतलब गैर मुल्की जो दूसरे राजा होते थे वो उन पर हमला करते थे, अटैक करते थे, लूट मार के लिए यहाँ पर आते थे। और ये ऑफकोर्स होता था नॉर्थ वेस्ट से। नॉर्थ वेस्ट मतलब इंडिया का नॉर्थ एरिया, बट वेस्टर्न साइड, यानी ये सिंध, बलोचिस्तान, उस एरिया से अटैक होते थे। हमने देखा है कि मिडीवल इंडिया, इवन एंशिएंट इंडिया में भी जितने भी इन्वेडर्स भारत आते हैं वो सब नॉर्थ वेस्ट की तरफ से ही आते हैं। ठीक है, अगर हम मिडीवल इंडिया की अगर स्पेसिफिकली बात करें और इन्वेजन की बात करें, तो दो जो इन्वेडर्स हैं जो मिडीवल इंडिया में आते हैं दिल्ली सल्तनत के बनने से पहले, हम नहीं भूल सकते मोहम्मद ऑफ घोर को, मोहम्मद ऑफ घोरी एंड महमूद गजनवी। ये दोनों जो हैं दे आर गोइंग टू कम एंड इन्वेड इंडिया सो मेनी टाइम्स। और वो यहाँ पर आएंगे, लूट मार करेंगे, हमारी चीज़ें लेंगे, एंड दे आर गोइंग टू रन अवे बैक टू देयर टेरिटरीज। नॉट कनेक्टेड हियर, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अदर इन्वेजन्स। किन इन्वेजन्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं? So the north-western borders had been neglected by the later Mughals, and not much effort was expended in protecting the border. See, अगर आपको पता है कि आपके जितने भी invasions होते हैं वो नॉर्थ वेस्ट से ही होते हैं, सो एज अ रूलर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि नॉर्थ वेस्ट का जो फ्रंटियर है, जो बॉर्डर है, उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी जाए, वहाँ पे फोर्सेस रखी जाए और मेंटेन किया जाए कि नो वन अटैक्स अस। लेकिन जो लेटर मुगल्स होंगे, अभी एक और सवाल आता है, कौन है लेटर मुगल्स? औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल रूलर्स आएंगे उन्हें हम लेटर मुगल्स कहते हैं। औरंगजेब 1707 में उनकी मृत्यु हो जाएगी और उनके बाद जितने भी मुगल रूलर्स आएंगे वो लेटर मुगल्स कहलाते हैं। इन्होंने नॉर्थ वेस्ट जो हमारा फ्रंटियर था उसे सही से गार्ड नहीं किया। ऑफकोर्स उसकी वजह से क्या होगा कि पीपल आर गोइंग टू अटैक अस, इन्वेजन ज़्यादा होंगे। और इन्वेजन किसके होते हैं? वो थे नादिर शाह, ये एक पर्शियन एम्परर होंगे जो इंडिया को इन्वेड करेंगे।
लेट्स लर्न कि जॉन विल्सन जो कि अपनी बुक इंडिया कॉन्कर्ड में लिखते हैं कि नादिर शाह वॉज मुगल एम्परर फॉर ओनली 57 days in 1739, but those days created aftershock that transformed India's politics. ये कहते हैं कि नादिर शाह जो है जब वो अटैक करते हैं और मुगल की टेरिटरी को कैप्चर करते हैं, तो ऑल दो सिर्फ 57 दिनों के लिए ही कैप्चर करते हैं 1739 में, लेकिन जो उसकी वजह से आफ्टर शॉक क्रिएट होता है और जो इंडिया की हालत बदलती है पॉलिटिक्स की, वो भुलाई नहीं जा सकती. दे ब्रोक एग्जिस्टिंग सेंटर्स ऑफ अथॉरिटी, मैसिवली श्रिंकिंग द स्कोप ऑफ मुगल पावर. जो उनके सेंटर ऑफ अथॉरिटी थी मुगल की, वो श्रिंक होती जा रही थी, वो छोटी से छोटी होती जा रही थी. दे सेट लूज बैंड्स ऑफ माउंटेड वॉरियर्स हु रैंसैक द कंट्री साइड सीकिंग वेल्थ फ्रॉम विलेजेस एंड टाउन्स. और ये जो इन्वेडर्स आते थे वो क्या करते थे, वो रैंसैक करते थे, मतलब रहजनी करते थे, हर एरिया को लूटते थे. और इनके जो वॉरियर्स जो घोड़े पर सवार होते थे वो हमारी कंट्री साइड जाते थे, हमारे दूर दराज के एरियाज में जाकर वेल्थ को विलेजर्स के साथ और उनके घरों को, उनके टाउन्स को, सबको बर्बाद कर दिया जाता था. दिस इज व्हाट यूज्ड टू हैपन जब भी इन्वेजन होता था किसी भी इन्वेडर के जरिए. They pushed traders behind the walls of whichever power had the strongest forts. वो लोग traders को भी लूट करते थे. For a short period, plunder मतलब तबाह करना, बर्बाद करना. Rather than negotiation, of course वो लोग यहाँ पर बातें करने नहीं आए थे. They have just come here to plunder, loot and go. Became the most effective tool for creating new centers of wealth. और कैसे इन्होंने दौलत जमा की, लूट कर, लोगों से चुरा कर, छीन कर. और वो जो 57 days थे, laid the ground which allowed the East India Company to conquer territory in India for the first time. सी अगर आपकी एक अथॉरिटी है और उस पर अभी अटैक हो रहा है, तो जो थर्ड पार्टी है ऑफकोर्स वो इसका बेनिफिट लेगी. और हम देखेंगे कि जब ये सब हो रहा होगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसका बेनिफिट उठाया. सो लेट्स लर्न कि नादिर शाह का इन्वेजन कैसा था इंडिया पर. तो जैसे कि मैंने बताया कि वो एक पर्शियन एम्परर थे. उन्होंने इंडिया को अटैक किया 38-39 में, और इस अटैक के बाद उन्होंने लाहौर को कॉन्कर कर लिया और मुगल आर्मी को बहुत बुरी तरीके से करनाल में डिफीट कर दिया. मोहम्मद शाह को भी कैप्चर कर लिया. कैन यू इमेजिन, जो आपके एम्परर थे, मुगल एम्परर, उन्हें कैप्चर कर लिया गया. एंड दिल्ली लूटेड एंड डेवास्टेटेड, जो उनका कैपिटल था उसे लूटा गया, उसे तबाह कर दिया गया. और एक एस्टिमेट के जरिए बताया जाता है कि नादिर शाह ने न सिर्फ हमारा पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर हीरा चुराया, हमसे छीना, बल्कि उस वक्त 70 करोड़ रुपीस भी कलेक्ट किए गए. जो मुगल्स की ऑफिशियल खजाना था, ट्रेजरी थी, वहाँ से उनकी जो जहाँ पर भी वो पैसे रखे हुए थे, और जो उनके बड़े बड़े नोबल्स जो रिच लोग थे उस वक्त के, उनके भी खजाने में से चोरी भी नहीं कहेंगे, लूट मार की गई. Nadir Shah gained the strategically important Mughal territory to the west of the Indus, including Kabul. सी हमें बात समझनी होगी कि जो भी आएगा, जैसे कि हमने देखा, वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से आएगा. तो जो एरियाज होंगे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के, जिसके भी कब्जे में होंगे, उससे बहुत आसान होगा भारत में बार बार आना. सो नादिर शाह ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्थ वेस्ट के एरियाज को अपने अंडर लेगा, और उसमें बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एरिया होगा काबुल, जिसे वो अपने टेरिटरी में शामिल कर लेगा. Thus, India once again became vulnerable to the attacks from the northwest. और एक बार फिर इंडिया को दुख झेलना पड़ता है इन्वेजन का, जो कि ऑफ कोर्स होता है नॉर्थ वेस्ट से. और ये इन्वेजन था नादिर शाह का, जो हुआ मोहम्मद शाह के टाइम में. ठीक है, मोहम्मद शाह रूलर थे, उनके वक्त नादिर शाह का अटैक हुआ. देन हम देखेंगे एक और इन्वेजन होता है, और इस बार इन्वेजन होगा अहमद शाह अब्दाली का, जिन्हें हम अहमद शाह दुर्रानी के नाम से भी हिस्ट्री में जानते हैं. ये कौन थे? ये सक्सेसर थे नादिर शाह के. ठीक है, तो सेम अंपायर, बट ये नादिर शाह के बाद उनके सक्सेसर थे. ही इन्वेडेड इंडिया. ये एक बार इन्वेड नहीं करेंगे, ही इज गोइंग टू इन्वेड सेवरल टाइम्स. ओके, 1748 से 1767 के बीच में कई बार अहमद शाह अब्दाली इंडिया को इन्वेड करेंगे. एंड ऑफ कोर्स ये कंटिन्यूअसली हरास करेंगे, परेशान करेंगे मुगल्स को. ठीक है, मुगल्स ट्राई करेंगे कि वो कैसे भी पीस बरकरार रह पाए, उन्हें कुछ टेरिटरीज देंगे, पैसे देंगे, कैसे भी कि उन पर अटैक ना हो.
बट ऐसा नहीं होगा। हम देखेंगे कि 1757 में अब्दाली दिल्ली को कैप्चर कर लेंगे और न सिर्फ कैप्चर करेंगे बल्कि अपने देश वापस जाने से पहले यहाँ पर अपना एक केयर टेकर, अफगान केयर टेकर, दैट मीन आप एक कह सकते हैं कि उनका एजेंट मुगल दरबार में छोड़कर जाएंगे। क्यों? टू वॉच ओवर द मुगल, क्योंकि अब उन्होंने दिल्ली को कैप्चर कर लिया है और अब वो पर्शिया वापस जा रहे हैं, बट जाने से पहले ही इज गोइंग टू कीप अ केयर टेकर हियर। ठीक है। और बिफोर हिज रिटर्न अब्दाली रिकॉग्नाइज्ड आलमगीर द सेकेंड एज द मुगल एम्परर। हाँ, कंट्रोल तो सब अब्दाली का था, बट जस्ट फॉर द नेम से, नाम के लिए आलमगीर सेकेंड जो थे उन्हें मुगल एम्परर के तौर पर चुन लिया गया अब्दाली के जरिए। ओके। एंड जो रोहिला चीफ थे, ओके, रोहिला एक ट्राइब है, तो उसके जो चीफ थे उनका नाम था नजीबुद्दौला। सो नजीबुद्दौला को उन्होंने मीर बख्शी का पोस्ट दिया, ओहदा दिया। अब व्हाट इज द पोस्ट ऑफ मीर बख्शी? सो मुगल एम्पायर में डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसर्स होते थी, पोस्ट होती थी, उनमें एक थी मीर बख्शी। सो मीर बख्शी की जो पोस्ट होती थी, यू कैन से एक तरीके के ये इंटेलिजेंस ऑफिसर थे। और साथ ही साथ ये जो ऑफिसर होते थे मीर बख्शी, वो बहुत ही क्लोज होते थे किंग के साथ, और वो किंग को बताते थे कि कौन से इंपॉर्टेंट पोजीशन पे किसे रखना चाहिए। ही इज गोइंग टू एडवाइज द किंग ऑल्सो। सो मीर बख्शी बहुत इंटेलिजेंट ऑफिसर होता था। सो अहमद शाह अब्दाली ने नजीबुद्दौला को एज अ मीर बख्शी सिलेक्ट किया। एंड उन्होंने उसे सिर्फ मीर बख्शी नहीं बनाया, ही ऑल्सो सेड कि तुम मेरे पर्सनल सुप्रीम एजेंट हो, आप मेरे वो एजेंट हो जो यहाँ पर रहोगे और मुझे सब कुछ बताओगे जो मुगल दौर में हो रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि 1758 में क्या होता है कि नजीबुद्दौला जो है उन्हें एक्सपेल्ड कर दिया जाता है, उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है दिल्ली से। और किसके जरिए ये होता है? मराठा चीफ जो है रघुनाथ राव, वो है नजीबुद्दौला को एक्सपेल कर देते हैं दिल्ली से और पंजाब को अपने कब्जे में ले लेते हैं। इसकी वजह से 1759 में अहमद शाह अब्दाली रिटर्न आएंगे इंडिया। और क्यों आएंगे? ऑफ कोर्स टू टेक रिवेंज, क्योंकि उनके मीर बख्शी को दिल्ली से निकाला गया है। अब वो रिवेंज लेने आएंगे। किन पर? मराठास पर, क्योंकि उन्हें एक्सपेल किया गया है रघुनाथ राव के जरिए। तो फिर हम देखेंगे कि 1761 में अब्दाली ने कैसे हराया मराठास को इन द वेरी फेमस थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। और ये जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था, ये द लास्ट इन्वेजन ऑफ अब्दाली भी था। इसके बाद अब्दाली जो है एक बार और आएंगे 1767 में, बस उसके बाद अब्दाली का इन्वेजन इंडिया में नहीं देखने मिलता है। लेकिन अगर हम थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की बात कर रहे हैं, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि फर्स्ट और सेकंड बैटल्स किन के बीच में हुई थी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट बैटल वाज बिटवीन बाबर वर्सेस इब्राहिम देखा कि लोदी क्या थे मुगल्स के सामने एंड द सेकंड एक्सटर्नल वाज चैलेंज, बिटवीन बाहरी अकबर जो उनके सामने चैलेंज था। लेकिन अब वर्सेस हम देखेंगे हेमू। उनके इंटरनल चैलेंज को, जो कि होगा उनके खुद के ही वीक रूलर्स। आफ्टर औरंगजेब ये सारे वीक रूलर्स आएंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा, मुगल जो औरंगजेब के बाद आएंगे वो लेटर मुगल्स कहलाएंगे। ये जितने भी एक के बाद एक गद्दी पर विराजमान होंगे, ये सभी बड़े ही इनकॉम्पिटेंट होंगे और इतने माइटी मुगल एम्पायर को संभाल नहीं पाएंगे और बस लोगों की हाथों की कठपुतलियां बनकर ही रह जाएंगे। और इसकी शुरुआत होती है बहादुर शाह द फर्स्ट से। ये 2 साल लंबी वॉर ऑफ सक्सेशन गद्दी पर पहुंचने के लिए लड़ाई करते हैं और फाइनली 63 साल की उम्र में ये गद्दी पर बैठ जाते हैं। इनका असल नाम होगा मुअज्जम और ये औरंगजेब के सबसे बड़े बेटे होंगे। जब ये एम्परर बन जाएंगे तो नॉर्मली मिडिवल इंडिया में देखा गया है कि वो लोग टाइटल्स लेते थे, या फिर एंशियंट इंडिया में भी जब राजा अपनी गद्दी पर आता है तो वो लोग टाइटल्स अडॉप्ट करते हैं, अपने नाम बड़े बड़े रखते हैं। ये अपना नाम बहादुर शाह रखेंगे। और लेटर हम देखते हैं कि 2 बहादुर शाह होंगे मुगल डायनेस्टी में, इसलिए इन्हें बहादुर शाह द फर्स्ट कहा जाता है। और इस गद्दी पर पहुंचने के लिए उन्होंने अपने भाइयों को कत्ल किया था, मोहम्मद आजम और काम बख्श। इन दोनों को ही किल्ड बोथ ऑफ देम एंड देन वॉर ऑफ सक्सेशन में वो जीत गए। काफी खान जो है ये इन्हें शाह बेखबर भी कहते हैं। शाह बेखबर की अगर हम ट्रांसलेशन करें तो ये हो जाएगा क्लूलेस किंग।
ओके, ऐसा शाह, ऐसा बादशाह जो बेखबर हो, जिसको कोई आइडिया नहीं हो, जिसे कोई नॉलेज ना हो. सो वी कैन से क्लूलेस किंग. क्यों हम बहादुर शाह को क्लूलेस किंग कहते हैं? विल अंडरस्टैंड. इन्होंने बड़ी ही स्पेसिफिक पॉलिसी अडॉप्ट की थी मराठास के साथ, राजपूत्स के साथ और जट्स के साथ. हम देखते हैं कि औरंगजेब के वक्त में ही हालात काफ़ी बिगड़ने लगे थे और राजपूत, जट्स और मराठास के साथ मुगल के जो टाइज थे वो बहुत वीकन होने लगे थे और बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गए थे. सो हम देखते हैं कि बहादुर शाह द फर्स्ट होंगे. उन्होंने शाहू द मराठा प्रिंस जो है मुगल कैप्टिविटी में, मुगल लोगों के कब्जे में होंगे. सो शाहू महाराज को इन्हीं के वक्त में, बहादुर शाह द फर्स्ट के टाइम में रिलीज किया जाएगा. देन हम देखेंगे कि जो राजपूत चीफ्स होंगे वर कन्फर्म्ड इन द रिस्पेक्टिव स्टेट्स. उनके जो इलाका होगा, उनका जो रीजन होगा, उन्हें वापस दे दिया जाएगा. लेकिन जो सिख होंगे उनके साथ भी अच्छे ही रिलेशंस होंगे. बट विल सी कि जब बंदा बहादुर अटैक करेंगे, बंदा बहादुर इज गोइंग टू बी द लीडर ऑफ द सिख कम्युनिटी. तो जब वो मुस्लिम्स पर पंजाब में अटैक करेंगे, सो रिटेलिएट करेगा बहादुर शाह उनके अगेंस्ट में. और हम देखते हैं कि 1712 तक बहादुर शाह द फर्स्ट इज गोइंग टू डाई. बहुत सिग्निफिकेंट इनके रूल में नहीं ऐसा कुछ हुआ है. इवन हम जितने भी लेटर मुगल्स देखेंगे, किसी की लाइफ बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट से नहीं गुजरी है. नीदर दे हैव डन समथिंग दैट मच वर्दी टू टॉक अबाउट. उसके बाद हम बात करेंगे जहांगीर शाह की. ये जो है जुल्फ़िकार खान की मदद से, एक नोबल की मदद से राजा बनते हैं, एम्परर बनते हैं. सो ऑफ कोर्स ही हेल्प्ड हिम. सो लेटर उन्हें अपना प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं. तो जुल्फ़िकार खान इज गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर. इन्होंने एक नया सिस्टम शुरू किया था जिसे कहते हैं इजारा सिस्टम और इजारादारी सिस्टम. तो ये एक तरीके का ऑक्शन वाला सिस्टम होता है जिसके ज़रिए एरियाज़ को, चीज़ों को ऑक्शन किया जाता है, जिसकी वजह से जो स्टेट है, जो राजा है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी बेटर होती है. अंपायर को पैसे के एतबार से थोड़ी हेल्प होती है. तो जो सिस्टम ऑफ इजारादारी या इजारा सिस्टम, ये जहांगीर शाह के दौर में शुरू हुआ था. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोटवर्दी जो हम याद रख सकते हैं कि जहांगीर शाह ने जिजिया जो टैक्स था, जो कि नॉन मुस्लिम्स पर लगाया जाता था, उसे अबॉलिश कर दिया था. ओके, नॉन मुस्लिम पर जो जजिया टैक्स लगता है वो जहांगीर शाह ने अबॉलिश कर दिया था, ख़त्म कर दिया था. दिस रूलर, हम इनकी बात पिछले चैप्टर में भी कर चुके हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है, फर्रुखसियार. इनका टाइम पीरियड रहा 1713 से 1719. नॉट वेरी लॉन्ग, बट इनके टाइम में इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं. तो जहांगीर शाह की हत्या कर दी जाती है और सैयद ब्रदर्स, बहुत इंपॉर्टेंट, सैयद ब्रदर्स जिनका नाम है अब्दुल्ला खान एंड हुसैन अली, ये दोनों किंग मेकर्स के तौर पर जाने जाते हैं हिस्ट्री में. और इन्हीं की मदद से फारुखसियार जो है नए राजा बनते हैं. फारुखसियार जो थे, इन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई. इन्होंने भी अबॉलिश कर दिया जिजिया और इवन ही वेंट वन स्टेप अहेड और पिलग्रिमेज टैक्स भी इनके वक्त में माफ़ कर दिया गया था. और जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा कि फारुखसियार ही थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स को फरमान दिया और उन्हें बहुत सारे प्रिविलेजेस और कंसेशन दिए थे ट्रेड के लिए. 1719 में हम देखते हैं कि जो सैयद ब्रदर्स, जो किंग मेकर्स हैं, ये पेशवा बालाजी विश्वनाथ यानी मराठा पेशवा की हेल्प के ज़रिए डी थ्रोन कर देते हैं, यानी गद्दी से निकाल फेंकते हैं फारुखसियार को और उनकी हत्या हो जाती है और उन्हें ब्लाइंड कर रख दिया जाता है. ये पहली बार होता है मुगल एम्पायर में, मुगल हिस्ट्री में, कि किसी राजा को उसके ही नोबल्स ने मार दिया हो. सो फारुखसियार को ब्लाइंड कर दिया जाता है, उन्हें अंधा कर दिया जाता है और फिर उनकी बर्बरता के साथ हत्या कर दी जाती है उनके खुद के नोबल्स के ज़रिए, जिन्होंने उन्हें राजा बनाया था. जो किंग मेकर से सैयद ब्रदर्स, वही पेशवा बालाजी विश्वनाथ के साथ मिलकर उनकी हत्या करवा देते हैं. आफ्टर फारुखसियार हम देखते हैं नेक्स्ट रूलर जिनका नाम होगा रफ़ीउद दराजत. ओके, ये सबसे कम पीरियड के लिए
मुगल एम्पायर को संभालते हैं। और वो पीरियड कितना होगा, फरवरी 28 से जून 4, सेम ईयर का 1719 में, फ्यू मंथ्स के लिए ही खाली ये राजा बन पाते हैं। सिडनी ओवेन, अ नोटेड हिस्टोरियन, इनका बहादुर शाह द फर्स्ट के बारे में कहना था, he was the last emperor of whom anything favorable can be said। वो कहते हैं कि बहादुर शाह द फर्स्ट वो आखिरी मुगल रूलर है जिनके बारे में कुछ अच्छा, थोड़ा सा भी अच्छा कहा जा सकता है। henceforth, इसके बाद जो होता है, द रैपिड एंड कंप्लीट अबेसमेंट एंड प्रैक्टिकल डिसोल्यूशन ऑफ द एम्पायर are typified in the incapacity and political insignificance of its sovereigns। वो कहते हैं कि इसके बाद जो रूलर्स आते हैं वो इतने इम्प्रैक्टिकल होते हैं और उनमें कोई भी चीज़ की कैपेसिटी नहीं होती है। दे वर सो पॉलिटिकली इनसिग्निफिकेंट, यानी वो ऐसे मोहरे बन चुके थे लोगों के हाथों के, सिक्के सिर्फ कठपुतलियों के ही जैसे मुगल्स का इस्तेमाल हो रहा था। मुगल्स का कोई दबदबा, कोई वैल्यू बरकरार नहीं रहती है जैसे जैसे वक्त आगे जाता है और दूसरे दूसरे सक्सेसर्स आते जाते हैं। रफ़ीउद्दौला के बाद हम देखते हैं रफ़ीउद्दौला नाम के एम्परर को, जो 1719 में ही मुगल गद्दी पर बैठते हैं। अगेन इन्हें गद्दी पर बैठाने वाले होते हैं सैयद ब्रदर्स, और इन्हें टाइटल दिया जाता है शाहजहां द सेकंड का। और नथिंग वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट हिम, लेकिन ही वॉज एन ओपियम एडिक्ट, यानी इन्हें नशे का भूत था। ही वॉज एडिक्टेड टू ड्रग्स, ओपियम, अफीम जिसे हम आम जबान में कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मोहम्मद शाह को गद्दी पर आते वक्त। इन्होंने 29 साल तक मुगल गद्दी संभाली, मोहम्मद शाह। सो रफ़ीउद्दौला या फिर शाहजहां द सेकंड की डेथ के बाद हम देखते हैं रोशन अख्तर बिकेम द चॉइस ऑफ, सी यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया गया है, चॉइस ऑफ द सैयद ब्रदर्स। यानी मुगल्स की अब ये सिचुएशन आ गई है कि जो किंग मेकर्स हैं वो किसी भी एक को चूज कर रहे हैं मुगल एम्परर बनने के लिए। दे डोंट हैव देयर ओन एबिलिटी एंड पावर के वो कुछ कर पाए। सो अगेन सैयद ब्रदर्स की चॉइस से मोहम्मद शाह बनते हैं एम्परर। एंड ही वॉज नोन इन हिस्ट्री गिवन द टाइटल ऑफ रंगीला। हम किसे रंगीला कहते हैं, जो बहुत लग्जूरियस और ओवर द टॉप जिंदगी गुजारते हैं। यही होता है मोहम्मद शाह के साथ भी, वो बहुत ही लग्जूरियस लाइफस्टाइल्स में डूबे चले जाते हैं। मोहम्मद शाह जो है निज़ामुल मुल्क की मदद से सैयद ब्रदर्स की हत्या करवा देते हैं। ओके, एंड निज़ामुल मुल्क बनते हैं उनके वजीर, क्योंकि वो उनकी बहुत मदद किए हुए होते हैं। और निज़ामुल मुल्क ही होंगे जो हैदराबाद में एक इंडिपेंडेंट आज़ाद स्टेट की शुरुआत करेंगे। ओके, हम सेकेंड कार्नेटिक वॉर में निज़ामुल मुल्क के बारे में भी देखते हैं। देन 1737 में हम देखते हैं कि बाजीराव द फर्स्ट, जो कि मराठा पेशवा है, ये दिल्ली को इन्वेड करते हैं और दिल्ली पर अटैक कर देते हैं विद वेरी स्मॉल आर्मी ऑफ 500 हॉर्समैन। And in 1739 again we'll see कि नादिर शाह defeated the Mughals in the battle of करनाल। जैसा कि हमने जब इन्वेजन पढ़ा था तो हम देखते हैं कि कैसे नादिर शाह बुरी तरह बैटल ऑफ करनाल में मुगल्स को हरा देते हैं। तो वही होता है। एंड लेटर हमने ये भी देखा कि कैसे मोहम्मद शाह जो एम्परर है खुद इम्प्रिजनमेंट में चले जाते हैं, कैदी बन जाते हैं नादिर शाह के। एंड ऑफकोर्स जब राजा ही कैद में जा चुका है तो उनके जो एरियाज होंगे वो अनेक्स कर लिए जाते हैं। और जैसा कि हमें पता है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो एरिया था जहाँ से इन्वेडर्स इंडिया आते थे वो इम्पोर्टेंस रखता था। तो ऑफकोर्स ही इज गोइंग टू अनेक्स द एरियाज ऑफ द वेस्ट ऑफ इंडस। कहाँ पर, पर्शियन अम्पायर में, क्योंकि नादिर शाह एक पर्शियन राजा थे। तो हम देखेंगे कि मोहम्मद शाह के इतने लंबे टेन्योर में भी कितनी बार उन पर अटैक होता है, इन्वेजन होता है, और कैसे फाइनली बैटल ऑफ करनाल के साथ उनकी पावर बिल्कुल क्रम्बल हो जाती है और वो खुद एक कैदी बन जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं दूसरे रूलर को जिनका नाम है अहमद शाह। अगेन ही वॉज वेरी इनकॉम्पिटेंट रूलर, मतलब वो काबिल नहीं थे। एंड ही लेफ्ट, मतलब उन्होंने अपना सारा कार्यभार, हर चीज़ जो स्टेट अफेयर्स था वो उद्धम बाई नाम की क्वीन मदर के हाथ में सब कुछ छोड़ दिया था। और वही ये सब देखती थी, जो खुद ही बड़ी ही पुअर इंटेलेक्ट वाली थी। मतलब शी वॉज नॉट एबल टू रन द कंट्री, रन द स्टेट।
उन्हें भी चीज़ों की समझ नहीं थी, हाउ टू रन द स्टेट, और चीज़ें बहुत डाउनहिल जा रही थी। उन्हें जो टाइटल दिया गया था उद्धम भाई को, वो था किबला आलम, यानी पूरी दुनिया, पूरे आलम का किबला। एंड वो जो रूल करती थी वो जावेद खान नाम के एक नोटोरियस मैन के सजेशंस पर करती थी। अगेन तीनों का जो तालमेल था, द वे दे वर रूलिंग इट, इट वाज प्योर एब्सोल्यूट chaos, एंड कंडीशन बुरी से बुरी होती चली गई। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और नए रूलर्स का नाम लेते जाएंगे, मुगल एम्पायर डिटोरिएट ही होता जाएगा। नाउ कम्स आलमगीर द सेकेंड। ये थे ग्रैंडसन जहांदर शाह के। एंड अहमद शाह अब्दाली जो ईरानियन इन्वेडर थे, ये दिल्ली आएंगे 1757 में, और इन्हीं के दौर में बैटल ऑफ प्लासे होगी, जिसे हम मॉडर्न इंडिया की शुरुआत भी कहते हैं। सो बैटल ऑफ प्लासे जो है आलमगीर द सेकेंड के दौर में लड़ी जाएगी। ओके, देन शाहजहां द थर्ड आएंगे। सिर्फ उनका टाइम पीरियड दिया गया है बिकॉज कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इवेंट उनके दौर में नहीं हुआ है। देन विल सी शाह आलम द सेकेंड टू कम टू द थ्रोन। और इनके रेन में हम देखते हैं कि दो बहुत ही डिसाइसिव बैटल्स होती हैं। एक तो होती है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो होगी इन्वेडर और मराठा एम्पायर के बीच में, और बैटल ऑफ बक्सर, जिसे बहुत से लोग कहते हैं कि बैटल ऑफ प्लासे की बजाय बैटल ऑफ बक्सर है, जो चीज़ें बहुत बदल देती है मॉडर्न इंडिया आते आते। फिर हम देखेंगे कि 1765 में जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की गई थी बैटल ऑफ बक्सर के बाद, उससे क्या होता है कि ही वॉज टेकन अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनीज प्रोटेक्शन, यानी जो राजा है दैट इज शाह आलम द सेकेंड, उससे प्रोटेक्शन में जाना पड़ता है ईस्ट इंडिया कंपनी के, और वो फिर इलाहाबाद में रहने लगते हैं। और उन्होंने फरमान भी ग्रांट किया था कंपनी को, ब्रिटिशर्स की, और साथ ही साथ उन्हें दीवानी राइट भी दे दिए थे। दीवानी राइट होते हैं राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, और वो भी कहाँ के, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। ये कितना इंपॉर्टेंट स्टेप था कि दीवानी राइट्स, रेवेन्यू, टैक्स कलेक्ट करने की पावर दे दी गई है कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो भी बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। तो जो एक चीज थी जिससे स्टेट को पैसे आते थे, वो भी अब ब्रिटिशर्स को दे दी गई थी। हम देखते हैं कि 1772 आते आते मराठास जो है टुक हिम टू दिल्ली, वेयर ही लिव्ड 1803 तक, बट ही अगेन एक्सेप्टेड द प्रोटेक्शन ऑफ द इंग्लिश, क्योंकि उनके पास खुद की कोई स्ट्रेंथ, कुछ पावर बची नहीं थी, और उन्हें किसी न किसी का सपोर्ट चाहिए था, क्योंकि इतनी बुरी तरीके से एम्पायर वीकन हो चुका था। सो अगेन वो ब्रिटिशर्स की शरण में चले जाते हैं। हम देखते हैं कि दौलत राव शिंदे की डिफीट के बाद जो इंग्लिश है वो वापस से प्रोटेक्शन में ले लेते हैं एम्परर को। एंड स्लोली स्लोली हम देखते हैं कि वक्त गुजरता जाता है और मुगल एम्परर्स जो हैं बिकेम द प्रिजनर्स ऑफ द इंग्लिश। वो उनकी प्रोटेक्शन में से निकल कर बस अब एक उनके प्रिजनर, उनके कैदी बन जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई से नहीं है। दे डोंट हैव एनी पावर, दे डोंट हैव एनी इंडिपेंडेंस, बस वो एक गुलाम बन गए हैं। फिर हम देखते हैं एक और इनकॉम्पिटेंट राजा को आते हुए, और वो है अकबर द सेकेंड। लेकिन इन्होंने जो एक नोटवर्दी काम हमें मॉडर्न इंडिया में इनके ताल्लुक से मिलता है, वो ये है कि ही गेव द टाइटल ऑफ राजा टू राम मोहन रॉय, जिन्होंने अबॉलिशन ऑफ सती में विलियम बेंटिक के साथ काम किया था। सो इन्हें जो राजा का टाइटल है वो अकबर द सेकेंड ने दिया। और हम देखते हैं कि 1835 में जो कॉइन्स है बियरिंग द नेम्स ऑफ मुगल एम्परर्स, वो भी स्टॉप हो जाते हैं। यानी 1835 के बाद से जो कॉइन्स बनेंगे भारत में, उन पर मुगल एम्परर्स का नाम भी नहीं होगा। तो जो हमें कहते हैं ना कि नाम के लिए हुकूमत है, वो भी खत्म हो जाएगी अकबर द सेकेंड के दौर में। इसके बाद आते हैं बहादुर शाह द सेकेंड, जो बहादुर शाह जफर के नाम से बहुत फेमस है। ओके, एंड ही वॉज द लास्ट इंपॉर्टेंट मुगल एम्परर। और हम देखते हैं कि रिवोल्ट ऑफ 1857 में कितनी कोशिश की जाती है इन्हें डिक्लेयर करने की एज द एम्परर ऑफ इंडिया, बट कुछ नहीं होता क्योंकि रिवोल्ट फेल हो जाता है। एंड ही वॉज कैप्चर्ड बाय द इंग्लिश, और कैसे इंग्लिश उन्हें बंदी बना लेते हैं, उन्हें रंगून भेज देते हैं, बर्मा भेज देते हैं, जहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है 1862 में।
अगर हम लीगल टर्म्स में बात करें तो मुगल एम्पायर अगर ऑफिशियली कब खत्म होगा, तो ये 1857 के रिवोल्ट के बाद, जब क्वीन विक्टोरिया का डिक्लेरेशन आएगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिवोल्ट इलाहाबाद में 1858 में जब आएगा, सो उसके साथ ही मुगल एम्पायर का खात्मा हो जाएगा इंडिया से। और ऑफ कोर्स हम जानते हैं फिर कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स और उनके क्राउन का रूल ऑफिशियली शुरू होगा। सो ये थे चैलेंजेस इंटरनल और एक्सटर्नल मुगल्स के सामने।